22 जुलाई हिजबुल्लाह की शामत आई, क्योंकि 22 जुलाई को इजराइल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। और जब से यह बात हिजबुल्लाह चीफ को पता चली है, पूरे लेबनान में दहशत छा गई है। पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल ने यमन से कैसे बदला लिया है, और अब 22 जुलाई का दिन इससे भी बड़े हमले का गवाह बन सकता है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि इजराइल के टारगेट पर आखिर इस बार है कौन? जुलाई की रात क्या हुआ? ये धधकती आग, ये आसमान की तरफ बढ़ता शोलों का तूफान, ये किस तबाही का सायरन बज रहा है? आखिर 20 जुलाई को दुनिया पर क्या खतरा मंडराने लगा? क्यों 20 जुलाई की तारीख को इजराइल के दुश्मन याद रखें? चंद घंटों के अंदर यमन जलने लगा, फिर लेबनान में नेतन्याहू ने बरसाई आग, और जवाब में नसरल्लाह ने फिर जला दिया उत्तरी इजराइल। बीस जुलाई को यमन के बंदरगाह हुदैदा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। 20 जुलाई को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा रॉकेट गोदाम बम से उड़ा डाला। यानी 20 जुलाई को ही इजराइल ने अपने दो दुश्मनों पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इजराइल ने शनिवार की रात को दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की। टारगेट बना अदलून इलाके में हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम, जहां उसने अपने बहुत ही घातक कत्यूशा रॉकेट छुपा कर रखे हुए थे। इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने बहुत ही सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम उड़ाया है। חיזבאללה, החות'ים הם חלק בלתי נפרד מציר הרשע של איראן. ציר זה פועל לא רק נגד ישראל, הוא מאיים על שלום העולם כולו. וישראל מצפה מהקהילה הבינלאומית להגביר את מאמציה נגד איראן וגרורותיה, כדי לבלום את תוקפנותה של איראן וכדי להגן על חופש השיט הבינלאומי. अब सवाल है कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने वाली लीडरशिप को इजराइल पूरी तरह खत्म कर सकता है। क्या अगला नंबर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का है? क्या इजराइल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है? क्या इजराइल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल की नाक में दम किया हुआ था? आप ऐसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। ना सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्लाह ने इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम भी धमाकों से उड़ा डाले। इजराइल ने भी लगातार एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमलों से जवाब दिया है। מנהלים במרחב הצפון מלחמה מוגבלת. מה הכוונה מוגבלת? אנחנו מפעילים חלק קטן מהכוח של צה"ל. אבל דברים יכולים לעבור בשנייה. ממאמץ עיקרי בדרום למאמץ עיקרי בצפון, וזה יהיה מהיר, מפתיע וחד מאוד. इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा लड़ाके इजराइल के अटैक में मारे जा चुके हैं। इनमें 30 बड़े कमांडर शामिल हैं। इससे पहले इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट कमांडर कासिम सकलावी को मार चुका है। वहीं इजराइल के 20 सैनिक हिजबुल्लाह के हमले में जान गंवा चुके हैं। ये बात खुद इजराइल भी मानता है। 9 महीनों से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है। अगर गाजा पट्टी इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है, तो उत्तर में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौतों का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस इजराइल के कमांडर हसन नसरल्लाह पर है।
हसन नसरल्ला का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है जो हिजबुल्ला का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि यहीं पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं पर 2006 से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला का घर है। हसन नसरल्ला को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया, यानी पिछले 8 साल से नसरल्ला बंकर में ही है। बंकर की सही गहराई और लोकेशन के बारे में सही जानकारी इजरायल को नहीं मालूम। इजरायल इस वक्त गाजा के बाद लेबनान और यमन तीनों मोर्चों पर सुपर एक्टिव है और उसकी नजर अपने तीनों विरोधियों की लीडरशिप पर भी है। यही वजह है कि नसरल्ला ने इजरायल के बंकर बस्टर बम से बचने के लिए हर कोशिश जारी रखी। इसीलिए हसन नसरल्ला को पब्लिक के बीच आखिरी बार 2016 में देखा गया था। हसन नसरल्ला का पब्लिक के बीच आना अचानक होता है। इसके बारे में उसके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्ला के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। हसन नसरल्ला के बंकर का दरवाजा कहां से खुलता है, किन गलियों से बंकर तक का रास्ता है, इसके बारे में हिजबुल्ला के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी है और वो हिजबुल्ला के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इजरायल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्ला के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती। यही वजह है कि हसन नसरल्ला पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही है। इजरायल को हथियार सप्लाई करने वाला अमेरिका और अमेरिका का नाटो गुट भी हिजबुल्ला को बड़ा खतरा मानता है। यही वजह है कि यूरोप में हिजबुल्ला के नेटवर्क को तोड़ने की मुहिम जारी है। स्पेन के बार्सिलोना में 3 लोगों को पकड़ा गया है। जर्मनी में 1 को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों हिजबुल्ला नेटवर्क का हिस्सा बताए जाते हैं। आरोप है कि इन लोगों के पास से आत्मघाती ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं। देखा जाए तो हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे ईरान की मदद से यमन के हूथी विद्रोही लगातार इजरायल को चैलेंज कर रहे हैं। लेबनान में ईरान हिजबुल्ला को इजरायल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। हिजबुल्ला के संबंध हमास से भी मजबूत है और यमन के हूथी विद्रोहियों के साथ। हमास तुफाविद عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة، وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا। इजरायल ने अगर हिजबुल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। 2006 में हिजबुल्ला और इजरायल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजरायल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्ला के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इजरायल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। हिजबुल्ला 2006 में हुए युद्ध को अपनी जीत बताता रहा है, लेकिन उसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसलिए अगर इस बार भी हिजबुल्ला को नुकसान उठाना पड़ा तो समझ लीजिए ईरान को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। पश्चिम एशिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जब यमन और लेबनान पर इजरायल आग बरसाने लगा है, तब ओमान के मुख्य मुस्लिम धर्मगुरु ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अरब देशों की मीडिया के मुताबिक ओमान में ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद अल खलीली ने यमन पर इजरायल के हमले की निंदा की है और कहा है कि सभी इस्लामिक देशों को यमन की मदद करनी चाहिए। यमन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो फिलिस्तीन के साथ है। ओमान के धार्मिक नेतृत्व का यमन के साथ आना और कुछ दिनों पहले अरब लीग का हिजबुल्ला को लेकर रुख बदलना, ये दोनों बहुत बड़े संकेत हैं जो इजरायल को परेशान कर सकते हैं। खबर यह है कि 22 अरब देशों के संगठन अरब लीग, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और यूएई जैसे देश हैं, उसने हिजबुल्ला पर अपना रुख बदल लिया है। अरब लीग अब हिजबुल्ला को आतंकी संगठन नहीं मानता। अरब लीग के सहायक महासचिव हुस्सम ज़की जब लेबनान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने मिस्र की मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, अरब लीग ने पहले हिजबुल्ला को आतंकी संगठन माना था। हिजबुल्ला से हमारी बातचीत बंद हो गई थी। अब अरब लीग के सदस्य मानते हैं कि हिजबुल्ला पर यह नजरिया ठीक नहीं है। अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्ला को टेरर ग्रुप करार दिया था, लेकिन अब अरब लीग के अंदर हिजबुल्ला की इमेज बदल गई है। इससे पहले 7 मई 2023 को अरब लीग ने सीरिया को भी वापस अपने गुट में शामिल कर लिया था।
हिजबुल्ला और सीरिया दोनों को हमेशा ईरान का पक्का समर्थन रहा है। ऐसे में क्या अरब लीग के फैसले को ईरान के आगे झुका माना जाए? क्योंकि हिजबुल्ला कोई देश नहीं, एक मुल्क का मिलिशिया है और उसे लेकर अगर अरब देशों का जहन बदला है तो इसके पीछे क्या ईरान की पावर है? क्योंकि पिछले 2 सालों में ईरान ने सभी अरब देशों से अपने रिश्ते सुधारे हैं और अब इसका फायदा हिजबुल्ला को भी मिलने लगा है। इस वक्त इजरायल पर दबाव बहुत ज्यादा है। नेतन्याहू 3 नहीं बल्कि इजरायल के अंदर ही चौथे मोर्चे पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि 120 इजरायली बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं और 9 महीने के युद्ध के बाद भी इजरायल हमास को खत्म नहीं कर पाया है। सीज फायर के लिए नेतन्याहू पर इजरायल की पब्लिक लगातार प्रेशर बढ़ाती जा रही है, लेकिन वो इस दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने तो गाजा और लेबनान के साथ साथ अब यमन से भी युद्ध करने का फैसला कर लिया है।